हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ऑलरेडी हेडलाइंस पे छाया हुआ है, मंकी पॉक्स, जो कि एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न बन चुका है और डब्ल्यूएचओ ने भी इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स से जुड़े कुछ सवालों के बारे में जो ऑलरेडी आपके मन में उभर रहे होंगे। तो आइए समझते हैं कि मंकी पॉक्स है क्या। मंकी पॉक्स एक वायरल ज़ूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। मंकी पॉक्स वायरस से ये फैलता है जो कि एक्चुअली में स्मॉल पॉक्स वायरस फैमिली का वायरस है। ये स्मॉल पॉक्स जितना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन ये इंसानों से इंसान में या फिर जानवरों से इंसान में, यहाँ तक कि किसी कंटैमिनेटेड सरफेस से भी आपके हाथ में और उसके थ्रू आपके बॉडी में जा सकती है। इसका सबसे पहला आउटब्रेक देखा गया था 1970 में अफ्रीका में। तो बात करते हैं कि इंडिया में अभी तक कितने मंकी पॉक्स के केसेस आ गए हैं। तो 2024 के मार्च में इसका आखिरी केस केरला में रिपोर्ट हुआ है। जब से आउटब्रेक हुआ है 2022 से लेके अभी तक इंडिया में कुल मिलाकर करीब 30 केस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फिलहाल मंकी पॉक्स बहुत ज्यादा सर्ज में नहीं है और पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। मंकी पॉक्स क्या बंदरों से आता है? तो ये वायरस जो है पहली बार 1958 में सिंगापुर से डेनमार्क रिसर्च फैसिलिटी में भेजे हुए कुछ बंदरों से आइसोलेट किया गया था और उसी की वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस पड़ा। तो आइए अब समझते हैं कि मंकी पॉक्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। मंकी पॉक्स के सिम्टम्स आमतौर पे 1 से 21 दिनों के बीच में हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली देखा गया है कि लगभग एक हफ्ते के अंदर इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। मंकी पॉक्स 2 से 4 हफ्तों तक रहता है, लेकिन अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज है, दूसरी बीमारियां हैं या इम्यूनिटी वीक है तो ये उससे ज्यादा भी चल सकता है। इसके सिम्टम्स आमतौर पे क्या क्या होते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम है रैश आना, किसी भी पॉक्स की तरह पूरे बॉडी पे रैशेस आते हैं। इसके साथ ही फीवर, सोर थ्रोट, बॉडी पेन, मसल सोरनेस, वीकनेस, लिम्फ नोड स्वेलिंग होना, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मंकी पॉक्स वायरस के जो मुख्य सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं रैशेस। ये किसी के लिए रैशेस भी हो सकते हैं, किसी के लिए पहला सिम्टम कुछ और भी हो सकता है फीवर से शुरुआत हो। रैशेस जो होते हैं सबसे पहले जस्ट प्लेन रैश या स्किन लीजन जैसा होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो स्वेल करने लगता है, लिक्विड फिल्ड हो सकता है या पस फिल्ड भी हो सकता है, साथ ही साथ पेनफुल होता है और इचिंग, खुजली बहुत होती है। और ये रैश किसी किसी में 1, 2, 10 इतना ही निकलता है, किसी किसी में 100 से ज्यादा रैशेस निकल सकते हैं। ये रैशेस पूरे बॉडी में निकलते हैं और सूखने के बाद जब झड़ते हैं इनकी पपड़ियां निकलती हैं, स्केब्स कहते हैं। ये रैशेस आपको फेस पे, हेड में, बॉडी में, हैंड में, फीट में, ट्रंक एरिया, जेनाइटल एरिया, एनस एरिया, शरीर में कहीं भी निकल सकता है। रैशेस के अलावा इसके और भी कई सिम्टम्स है और सीवियर होने पे इसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि निमोनिया, लंग्स में पानी भर सकता है बहुत ज्यादा, फीवर, और सेप्सिस भी फैल सकता है। सेप्सिस यानी आपके ब्लड में इंफेक्शन फैल जाता है। इसके अलावा इनकेफेलाइटिस हो सकता है, यही इन्फेक्शन फैलते हुए ब्रेन में पहुंच जाता है जिसकी वजह से बेहोश हो सकते हैं, मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये आपके हार्ट को भी इफेक्ट करता है, मायोकार्डाइटिस कॉज करता है। इससे हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, ब्लड पंप करने में प्रॉब्लम होता है। इसका एक बहुत बड़ा असर देखा गया है हमारे यूरोजेनाइटल कॉम्प्लिकेशंस में भी। स्पेशली प्रोक्टाइटिस हो सकता है जिसमें आपके एनस के अंदर की लाइनिंग में स्वेलिंग आ जाती है, पेनफुल मोशंस होते हैं या कभी कभी मोशन में ब्लड भी आ सकता है। इसी के साथ बैलेनाइटिस भी होता है, पेनिस, ग्लांस पेनिस का एरिया स्वेल हो जाता है, लाल हो जाता है और पेनफुल हो सकता है। और उसी के साथ साथ यूरेथ्राइटिस भी होता है जिसमें यूरिन करने में बहुत ही ज्यादा जलन, पेन, ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं।
और इसके अलावा अगर राइट टाइम में राइट ट्रीटमेंट ना मिले तो इट कैन इवन लीड टू डेथ। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर मंकी पॉक्स फैलता कैसे है। ये पर्सन टू पर्सन भी फैल सकता है या एनिमल टू ह्यूमन कांटेक्ट से भी फैल सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि आप किसी से कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर किसी से अगर आपका सेक्सुअल कांटेक्ट है, या फिर किसी के स्नीज किए हुए ऑब्जेक्ट को हाथ लगा रहे हैं, किसी जगह पे उन्होंने टच किया है, फिर आप उसको टच करके वही कांटेक्ट आपके म्यूकोजल लेयर्स में हो रहा है, आप अपने मुंह में हाथ दे रहे हैं या आंखों को रब कर रहे हैं, तो ये एम्पॉक्स फैल सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि अपना हैंड वॉश जरूर करिए या सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल टू ह्यूमन कांटेक्ट कैसे हो सकता है? ये स्प्रेड ऐसे होता है कि अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है और उससे स्क्रैच लग जाए या वो बाइट कर ले खेलते टाइम, या कभी कभी एनिमल भी स्नीज कर देते हैं आपके फेस के ऊपर, इस तरह के सिनेरियोज में मंकी पॉक्स एनिमल से ह्यूमन में भी आ सकता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि मंकी पॉक्स वायरस का टेस्ट कब करवाना चाहिए और इसका टेस्ट होता कैसे है। तो अगर आपके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं कुछ कुछ मंकी पॉक्स वायरस जैसे ही जो हमने अभी डिस्कस किए थे, तो इसका टेस्ट करा लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगे 21 दिनों तक, और इसी दौरान अगर आपको फीवर या ये सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं दिखना, तो उसमें टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? पीसीआर टेस्ट फॉर ऑर्थोपॉक्स वायरस। ये टेस्ट जो है कैमल वायरस, बफेलो वायरस, मंकी वायरस, इन सारे वायरस के लिए एक जनरल टेस्ट होता है। और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है विद रियल टाइम पीसीआर फॉर मंकी पॉक्स डीएनए। इसका सैंपल कैसे लिया जाता है? इसका सैंपल नेजोफेरेंजियल स्वैब से लिया जाएगा या फिर ब्लड सैंपल से, यूरिन सैंपल से, और इसके अलावा जो स्केब्स निकलते हैं, जो पपड़ी निकलती है, उसके द्वारा भी टेस्ट किया जा सकता है। तो आखिर मंकी पॉक्स का ट्रीटमेंट क्या है? इसका अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ हम सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव इलाज ही करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं जिनसे आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट में मदद मिल सकती है। अगर स्किन रैशेस हो रहे हैं तो उनको आप एंटीसेप्टिक लिक्विड से क्लीन कर सकते हैं और उसके बाद उनके ऊपर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, जैसे कि म्यूपिरोसिन, फ्यूसिडिक एसिड, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। घाव बड़े हो रहे हैं तो उनके ऊपर ड्रेसिंग करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा अल्सर्स हो सकते हैं। अगर इनल अल्सर हो रहे हैं तो सिट्स बाथ लीजिए। इसके अलावा म्यूकोजल या ओरल अल्सर भी हो सकता है, उसके लिए कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी टॉपिकल जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें डिहाइड्रेशन भी काफ़ी होता है, तो अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इनटेक होना चाहिए, बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए, जिससे कमज़ोरी दूर होगी। इनके अलावा अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल वगैरह लीजिए, पेन है तो पेन किलर लिया जा सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो रही है तो अकॉर्डिंगली, यानी सारे जो भी सिम्टम्स है उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलेगा। बट ध्यान रखिए, कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन आप ज़रूर कर सकते हैं, और उसी के लिए कुछ होम केयर टिप्स। सबसे पहले तो अगर आपको या किसी में या फैमिली मेंबर में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ज़रूरी है आइसोलेशन। उनको या खुद को आइसोलेट कर लीजिए और अंडर ऑब्जर्वेशन रहिए। इसी के साथ साथ बार बार किसी भी सरफेस को टच करने के बाद अपना हैंड ज़रूर वॉश कीजिए या सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ले सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, फुल स्लीव्स क्लोथ पहन सकते हैं, ताकि अगर रैशेस वगैरह भी निकल रहे हैं तो कोई और उससे एक्सपोज ना हो। उसी के अलावा अगर कोल्ड कफ वगैरह रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप अपने कमरों के लिए सैनिटाइजर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और आपको उनका केयर लेना है तो आप पीपीई किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप को फुल्ली कवर कर सकते हैं। मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, आंखों पे भी प्रोटेक्टिव चश्मे पहन सकते हैं।
इसके साथ ही साथ अगर इन्फेक्टिव सिम्टम्स लग रहे हैं और अगर कोई पेट है घर में तो उनको भी पास ना आने दे, उनको भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। जो सिम्टम्स हमने आपको बताए हैं, अगर उनमें से कुछ भी देखने को मिलता है या आपके आसपास किसी व्यक्ति में हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। हम आशा करते हैं आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह के और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।